तेजी से चिल्लाता है और वो इतनी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है कि उसकी आवाज से ही जिम्नेजियम के अंदर जितनी भी लाइट्स लगी होती हैं पूरी पूरी क्रैक हो जाती हैं और आसपास और भी काफी चीजें टूट जाती हैं, जिसको देखकर मिस चाइन काफी ज्यादा हैरान होती हैं। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती है, ओह तो ये वही है जिसके खिलाफ जिन्वू लड़ा था। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, कि उससे दूर रहना, और अगर तुमने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बेरू कहता है कि जैसी आपकी इच्छा मेरे आका। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती है कि अब मेरी बारी है, मेरे को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। और ऐसा वो सोच रही होती है उससे पहले ही बेरू काफी ज्यादा तेजी से मिस चाइन के पीछे आता है। मिस चाइन अपनी स्वॉर्ड लेती हैं और उसके ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन बेरू उनके अटैक को रोक लेता है, जिसको देखकर मिस चाइन काफी ज्यादा हैरान होती है। बेरू कहता है, बेरू अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे आका ने यानी कि मेरे किंग ने मेरे को एक कमांड दिया था कि तुम्हें इसको हराना है बिना इसको नुकसान पहुंचाए। तो असल में मेरे को इसको ये दिखाना है कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और इसको हराना भी है बिना इसको नुकसान पहुंचाए। ये तो बहुत ही सिंपल टास्क है ना। मिस चाइन उससे तलवार छुड़ाते और फिर से उसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करती हैं, लेकिन फिर से वो डॉज कर लेता है। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती हैं कि अभी तक मैंने हार नहीं माना है, और वो काफी ज्यादा तेजी से बेरू के ऊपर अटैक करती हैं। वो हर तरफ से उसके ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन बेरू उनके सारे अटैक से बच रहा होता है। मिस चाइन अपने मन में सोचते हुए कहती हैं कि कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मेरे सारे अटैक्स को डॉज किस प्रकार से कर ले रहा है, ये मेरे से काफी ज्यादा दूर है और ये अपने पैरों को हिला तक नहीं रहा है, और इसके बावजूद भी मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा है। तभी बेरू मिस चाइन के पास आता है और ये बहुत तेजी से चिल्लाता है, और मिस चाइन उसकी आवाज से ही पीछे हो जाती हैं। जिन्वू जो कि दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ डिसाइड हो चुका है। जिसके बाद वो मिस चाइन से कहता है कि आप सेटिस्फाई तो है ना, या आपको अभी और भी लड़ना है। लेकिन मिस चाइन कहती है कि नहीं, अभी मेरे को और लड़ना है, मेरे अंदर अभी भी ताकत है कि मैं इससे लड़ सकूं। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या आखिरकार ये सोच क्या रही हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रही हैं, और वैसे भी लड़ने की सोच ही क्यों रही हैं, बल्कि इनको तो ये रियलाइज हो चुका है कि इनके और बेरू के बीच में कितना बड़ा स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी बेरू मेरे जो अदर शैडो सोल्जर्स हैं उनसे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसके पास इंटेलिजेंस है, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये एक किलिंग मशीन भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपन ऊपर कंट्रोल किया और वो उनको खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो मेन लक्ष्य है वो तो खून का प्यासा है, ये सामने वाले को तो उसका काम है निपटाना, लेकिन ये फिर भी कंट्रोल कर रहा है और मिस चाइन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम ये ऐसा क्यों कर रही है, शायद इनके पास इनका खुद का रीजन हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि कोई गलत कदम ना उठा ले। मिस चाइन पता नहीं अपने दिमाग में क्या सोच रही होती हैं और वो बेरू की तरफ ही देख रही होती हैं। तभी बेरू को एक इंस्टिक्चुअल वार्निंग आती है। बेरू मिस चाइन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बेरू काफी तेजी से मिस चाइन की तरफ जाता है, उनके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन मिस चाइन उसके उस अटैक से बच जाती है। लेकिन बेरू का यह जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जमीन में पूरी जमीन ही फट जाती है एक्चुअल में, और पूरी चारों तरफ भाई तहस नहस हो जाती है पूरी जमीन जहां पर बेरू का हाथ पड़ता है। अभी देखकर मिस चाइन थोड़ा सा घबराती हैं और बेरू फिर से गुस्से में मिस चाइन की तरफ देखती हैं। जिसके बाद मिस चाइन सोच रही होती है कि मैं अपने शॉर्ट डांस स्किल का इस्तेमाल करूंगी। मिस चाइन अपने दिमाग में सोच रही होती हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, मेरे को एक ही चांस में इसके ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि मेरे पास इतनी माना नहीं है और इसी वजह से मैं इस स्किल का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, मुझे इस स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो बेरू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अपनी स्वॉर्ड चलाती हैं और वो यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ स्लाइड का इस्तेमाल करती हैं और बेरू के ऊपर अटैक कर देती हैं। जिन्वू दूर खड़ा सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता नहीं। लेकिन तभी मिस चाइन जैसे ही बेरू के शरीर में उनकी स्वॉर्ड टच होती है, बेरू के माइंड में कुछ चीज एक्टिवेट हो जाती है और जिन्वू ने जो उसको कमांड दिया था वो उसको ना मानते हुए अपनी जो क्वीन थी जिसने उसको जन्म दिया था उसका कमांड मानने लग जाता है। तो एक्चुअल में उसका जो कमांड था वो ये था कि एक बात तुम याद रखना और ये कमांड कभी मत भूलना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो, अपने एनिमी को खत्म कर दो, और ये जो गर्ल है ये तुम्हारी एनिमी है। और इसीलिए बेरू मिस चाइन के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू बेरू के ऊपर चिल्लाता है कि रुको, और काफी ज्यादा तेजी से जाता है और बेरू के उस अटैक को रोक लेता है अपने हाथों से और उसको पीछे हटने के लिए कहता है। जिन्वू उससे कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि रुको। जिन्वू बेरू के ऊपर गुस्सा होता है, जिसके बाद वो यहाँ पर मिस चाइन से पूछता है कि आप ठीक तो है। मिस चाइन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। बेरू जो कि थोड़ा सा दूर चला गया था, तो यहाँ पर जिन्वू ने जब उसको पकड़ा था, उसके अटैक को डॉज किया था, तो उसको थोड़ा सा दूर कर दिया था उसको मिस चाइन से, जो कि जिन्वू से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मेरे किंग मेरे को माफ कर दीजिए। जिन्वू कहता है क्या है ये। जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि आखिरकार आप अपने आप को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रही थी, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। मिस चाइन जिन्वू कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। जिन्वू उनसे आगे कहता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट
टेस्ट ही तो था ना, एक नेमलेस गिल्ड का एक एंट्रेंस टेस्ट। आपको इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी और आपके जैसे हंटर को अपनी लाइफ को इस चीज के लिए रिस्क में नहीं डालना चाहिए और ये उतना ज्यादा कीमती भी नहीं था। तो आखिरकार आपने अपने आप को इतना ज्यादा रिस्क में क्यों डाला? मिस चाइन उसके कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है। जिन्हों से कहता है कि अरे आप कुछ बोलेंगी, कुछ बताएंगी। जिन्हों अपने मन में सोच रहा था कि भाई क्या सोच रही है आखिरकार, और जिन्हों बेचारा खुद ही बोल देता है कि क्या शायद आप मेरे में इंटरेस्टेड हैं मिस चाइन। उसके उस बात का भी कोई रिप्लाई नहीं देती हैं। तभी वो कहते हैं कि क्या क्या? जिन्हों भी सोच रहा था कि यार मैंने क्या कह दिया, पर मुझे ऐसा कुछ लगा तो मैंने बोल दिया यार। मिस चैन भी कहती हाँ हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है, और वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती हैं। इसके बाद अगले सीन में माइकल और मिसिस सेलनर को देखते हैं। मिस्टर ब्रेनोन माफी मांग रहे होते हैं। वो उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे बताओगे कि आखिरकार हुआ क्या है। माइकल उनको बताता है जैसा कि मिस सेलनर ने ऑब्जर्वेशन किया था और उन्होंने बताया है कि एक्चुअल में जो सांग जुन वू है वो एक किंग है। उसकी बात ये सुनकर कहते कि क्या सांग जुन वू? उनमें से उन लोगों की ये बात सुनकर मिस्टर ब्रेनेन कहते हैं तो मिसेस सेलनर ये कहना चाह रही हैं असल में जो सांग जुन वू है वो एक नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है। मिसिस सेलनर उनसे कहते हैं कि हाँ मेरे को ऐसा लगता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअल में तो जैसा कि जितने भी लोग अवेक्ड होते हैं उनकी जो एक्चुअल में पावर होती है वो एक दूसरे साइड से आती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं द अदर साइड। और उन दोनों पार्टीज के बीच में जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को मैं सेंस कर पाती हूँ। वैसे जो दूसरी साइड से फोर्स आती है वो काफी ज्यादा इंटेंस होती है, लेकिन जो कुछ अवेक्ड लोग होते हैं उनमें से ब्लाइंडिंग लाइट आती है, और यूजुअली मैं उन टाइप्स के लोगों को किंग कहती हूँ। लेकिन इस केस में यानी जिन्वू के केस में मेरे को ऐसा कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दिया। और दूसरी बात, जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी जो अंदर डार्कनेस थी वो मुझे उल्टा ही देखने लग गई, और वो ऐसा बताते हुए काफी ज्यादा डर रही होती हैं। वो आगे बताती हैं कि वो अपने आप में ही डार्कनेस है। वो कहते हैं कि क्या डार्कनेस? तो आप ये कहना चाहती हैं कि जिन्वू एक एविल है? वो कहती है अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहने की कोशिश नहीं की है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो एक अच्छा इंसान है या बेकार इंसान है। मैं सिर्फ आपको उसकी पावर के बारे में बता रही हूँ। उसकी पावर क्या है उसके बारे में सिर्फ। जिन्वू अपनी ताकत को एक दूसरी जगह से ही लेता है। जैसे बाकी सभी जो लोग होते हैं वो अपनी पावर्स को कहीं और से लेते हैं, उनके बीच में कनेक्शन होता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उसकी खुद की ही स्ट्रेंथ है और उसकी स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यानी उसके पावर की कोई भी सीमा नहीं है। वो जितना चाहे उतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जिसके बाद वो वहां से उठ के जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मिसिस सेलनर, आपने हमें अपना समय दिया, आपका थैंक्स, और फिर अब आप जा सकती हैं। माइकल मिस्टर ब्रेनोन से पूछता है कि वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर बेसमेंट लेवल 24 में जा रहा हूँ, मेरे साथ आओ। और फिर ये दोनों मिलकर बेसमेंट लेवल 24 में जाने लगते हैं। ये लोग जब लिफ्ट में होते हैं तो आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ब्रेनोन माइकल से कहते हैं अगर हम मिसिस सेलनर के एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसको रिक्रूट नहीं कर सकते तो हमको कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा मिस्टर जिन्वू को रिक्रूट करने का। वैसे क्या तुमको याद है कि पहला एस रैंक का जो गेट था वो कब ओपन हुआ था? और माइकल कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिरकार मैं उस चीज को कैसे भूल सकता हूँ। उसने पूरे वेस्ट एरिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अमेरिका ने दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर हंटर्स को रिक्रूट करने के लिए उनको काफी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स देने का वादा किया, और साथ ही में और उन लोगों को एक अथॉरिटी भी दी, और वो अथॉरिटी एक नेशन जितनी पावरफुल थी। और उसी से जन्म होता है नेशनल लेवल हंटर के टाइटल का। इसके बाद हम लोगों को बैक स्टोरी बताई जाती है। तो एक्चुअल में जो एक ड्रैगन था जिसका नाम था कैमिश, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो अकेला ही टॉप रैंक्स के जो हंटर्स थे, हजारों टॉप रैंक के हंटर्स, उनको संभाल सकता था। फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां पर माइकल और मिस्टर ब्रेनोन आपस में बात करते हुए उसी जगह पर जा रहे होते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मिस्टर ब्रेनोन वो उसको एक र्यून स्टोन दिखाते हैं जो कि उन लोगों को कैमिश की कॉर्प्स से मिली थी। मिस्टर ब्रेनोन कहते हैं कि उस बात को 8 साल बीत गए हैं और अभी भी एक मेज क्लास को नेशनल लेवल हंटर होना बाकी है, और ये र्यून स्टोन अभी भी अपने सही ऑनर का इंतजार कर रहा है इस बेसमेंट के अंदर। कैमिश ने एक बार और इस ब्यूटीफुल कंट्री को वैल्यूएबल गिफ्ट दिया है। इसके बाद हम लोग कैमिश की जो डेथ बॉडी होती है उसको देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एक्चुअल में ये लोग तो उसकी बॉडी के सामने बहुत छोटी छोटी चीज दिखाई दे रहे होते हैं, वो बॉडी बहुत बड़ी होती है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू के घर पे जिन्वू को देखते हैं जो कि वॉशरूम में अपना ही फेस देख रहा होता है शीशे में। वो सोच रहा होता है कि यार जब से मैं रीअवेकिंग हुआ हूँ मैं ये तो मानूंगा कि मैं थोड़ा सा इंच बढ़ गया हूँ और मेरा जो शेप है शरीर का वो भी बेहतर हुआ है, लेकिन क्या मैं सही में इतना सुंदर हूँ? क्योंकि मैं तो एक एवरेज की तरह दिखता हूँ कि यार मिस चाइन मुझको मैं कैसे पसंद आ गया। अब जिन्वू यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि यार मेरी शक्ल तो मेरे को नहीं लगता उतनी अच्छी है, तो मिस चाइन
मेरे को पसंद क्यों करती हैं? अब इसे क्या मालूम भाई, कोई और ही बात है। वैसे हाँ, मेरी जो स्किन है फेस की, वो काफी ज्यादा क्लियर है। ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि मेरे पास एक स्किल है जिसकी हेल्प से मेरे शरीर में कहीं भी कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मैं उसको तुरंत रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी यार, जिसके बाद जिन्वू अपनी सिस्टर के पास जाता है, उससे बोलता है कि जिन्हा। जिन्हा बोलती है हाँ बोलो। जिन्नू उससे बोलता है कि वैसे तुम मेरे को कितना रेट करना चाहोगी? जिन्हा पूछती है कि किस बेस पर मैं तुमको रेट दूं? जिन्नू बोलता है कि अट्रैक्टिवनेस पर। वो कहते हैं क्या, आखिरकार तुमको ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल गया? जिन्नू उसके पास आता है, उसको पकड़ के उसकी पिटाई करने लग जाता है। उससे कहता है क्या क्या बात कर रही हो तुम? जिन्ना उसको बोलते है कि मेरी आंखों में तो तुम्हारी शक्ल एकदम बकवास है, घटिया है। जिन्नू उसको मार रहा होता है, उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे फालतू बोलने की, और तुम्हारा बेकार का ओपिनियन देने के लिए थैंक्स। जिन्नू अपनी सिस्टर से कहता है कि ए सुन सुन सुन, पीछे 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 रख पैर, नहीं तो पैर टूट जाएगा तेरा। और क्या तुम्हें भूल गई हो क्या, मेरी जो बॉडी है वो एक एस रैंक के हंटर की है। और फिर इन दोनों भाई बहनों यहाँ पर थोड़ी बहुत बहस होती है, जिसके बाद जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे मैं तुमको कुछ बता दूं, मैं यहाँ पर एक गिल्ड बनाने की सोच रहा हूँ। उसकी सिस्टर कहते हो तो मतलब तुम बड़े बॉस बन गए हो। जिन्वू उससे बोलता है कि अपने जो गिल्ड है उसका नाम रखा है सोलो प्लेयर गिल्ड। उसकी सिस्टर कहते हैं क्या क्या मजाक चल रहा है क्या, ये क्या मजाक है? और आखिरकार तुमको ऐसा ही नाम क्यों सूझा? जिन्वू उससे बोलता है क्यों, कुछ अजीब नाम है क्या? वो उसकी सिस्टर कहती है अरे बहुत ज्यादा अजीब है, और वैसे भी तुम्हारे पास एक एबिलिटीज है जिसकी मदद से तुम उन डार्क सोल्जर्स को समन कर सकते हो, तो टेक्निकली देखा जाए तो तुम एक सोलो प्लेयर तो नहीं हो। जिन्होंने कहता अच्छा पॉइंट तो है, तो मेरे को इसका क्या नाम रखना चाहिए बताओ? उसकी सिस्टर थोड़ा सोचती हो, कहती वैसे अर्जुन गिल्ड कैसा नाम रहेगा? वो कहता है अब इसका क्या मतलब है? इसकी सिस्टर को बताती है कि चाइनीज में अ मीन्स होता है आई, और जिन का मीन्स होता है टू गो फॉरवर्ड, मुझे आगे जाना है। और वैसे भी ये नाम मैंने इसलिए चुना क्योंकि पहले मेरा नाम यही था। क्यों, तुमको ये नाम अच्छा ही लगा क्या? इसमें कुछ बुरा है क्या? जिन्वू कहता उतना बेकार भी नहीं है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग मिस चाइन को देखते हैं, जो कि बेचारी सो ही नहीं पा रही होती हैं। अब आप लोगों को तो मालूम है भाई क्यों नहीं सो पा रही थी। उनको बार बार जिन्नू को एक ख्याल आ रहा होता है। वो कहती हैं अरे यार मैं बार बार इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं कितना ज्यादा सोच रही हूँ। तो बेसिकली मैंने उससे बोल दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और वो बार बार जिन्वू के उसी बात के बारे में सोच रही होती हूँ। कहते नहीं नहीं, शायद मैं क्रेजी हो गई हूँ। लेकिन नहीं, उसने मेरी जान बचाई थी। ऑफ कोर्स मैं उसे पसंद करती हूँ। हाँ ये बात सही है। अरे नहीं यार, क्या मैं मजाक कर रही हूँ? सब कुछ सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए तो वैसे मेरे को मिन ब्यूंग की हीलिंग एबिलिटीज की वजह से मैं सर्वाइव हुई थी, वहां बच पाई थी। तभी उनके दिमाग में उनको एक ख्याल आता है, जहां पर वो मिस्टर ब्यूंग से मिलती हैं। मिस्टर ब्यूंग उससे कह रहे होते हैं कि प्लीज तुम जिन्वू को बता देना कि वो सावधान रहे उन पावर से जो उसके अंदर है। तभी मिस चाइन की आंख एकदम से खुलती है। मिस चाइन कहती है कि ये क्या था? मेरे को याद है कि मैंने मिन ब्यूंग को देखा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग नाइट गिल्ड को देखते हैं। नाइट गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर होता है, उसके पास उसका असिस्टेंट आता है। वो उसको बताता है कि बॉस कल एक नया गेट अपीयर्ड हुआ है, और वो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, और इसी वजह से हमको उस गेट का एंट्री परमिट नहीं मिला। और हंटर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उस गेट की जो रैंक है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। गिल्ड मास्टर उससे कहता है कि क्या वो एस रैंक क्या उससे ज्यादा है? वो उसको बताता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने बताया था कि वो एक टॉप टायर ए रैंक का गेट है। गिल्ड मास्टर कहता है हमारी गर्दन में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे तो हम सभी यहीं पे मारे जाएंगे। जिसपे उसका असिस्टेंट कहता है कि हम लोगों के पास तो इतनी ज्यादा मैन पावर भी नहीं है कि हम एक स्ट्राइक स्क्वाड बना पाए एक ए रैंक के गेट के लिए भी। लेकिन हम लोग इस कंट्री की जो 5 मेजर गिल्ड्स हैं उनमें से एक गिल्ड है, तो अगर हम लोग इस चीज को क्लियर करने में फेल हो जाते हैं तो लोग हमारे बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। जिसकी बात सुनकर गिल्ड मास्टर कहता है कि असली प्रॉब्लम तो ये है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ए बी सी डी और ई रैंक, ये सारे के सारे जो रैंक्स हैं वो सेम है। ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि क्या? और हमारी संख्या और कैपेबिलिटी की बात की जाए तो हमारे जो ए रैंक के हंटर्स हैं और जो बाकी मेजर गिल्ड के ए रैंक के हंटर्स हैं उनसे वो लोग कम नहीं है। बस फर्क ये है कि हमारे पास कोई एस रैंक का हंटर नहीं है, और यही सबसे बड़ा सिर दर्द है। तभी पीछे से आवाज आती है और वो बंदा बोलता है तो हम दूसरे गिल्ड के साथ गठबंधन क्यों नहीं बना लेते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि दूसरा गिल्ड इसी तरीके से एग्री कर देगा? हम लोग दूसरों से हेल्प मांगेंगे क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग गेट को अपने दम पर क्लियर नहीं कर सकते? तो कैसा रहेगा कि हम किसी इंडिविजुअल को लें एक गिल्ड की जगह पर? सो एक्चुअल में यहाँ पर ये सब जो बातें बोल रहा होता है वो एक ए रैंक का हीलर जैंग होता है, जिसपे उनका जो बॉस होता है वो बोलता है कि हम एक टॉप टायर ए रैंक की बात कर रहे हैं, और आखिरकार किस तरीके से एक सिंगल हंटर इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर पाएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी उसको याद आता है, एक मिनट, वो बोलता है कि कहीं तुम जिस पर ए रैंक का हीलर
बोलता है कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आपने सही समझा। जिसके बाद गिल्ड मास्टर कहता तो तुम जिन्वू की बात कर रहे हो। अगर हम दूसरे बड़े गिल्ड के साथ गठबंधन करते हैं तो हमारे नाम पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग सांग जिनवू के साथ उसको अपने फोर्स में ज्वाइन करवाते हैं और इसके साथ ज्वाइन करते हैं तो लोग हमको ज्यादा जानेंगे, प्लस हम लोगों के पास काफी अच्छा मौका रहेगा कि हम लोग किसी भी खतरनाक रेड को अच्छी तरीके से सेफली क्लियर कर पाएं। पर वैसे सांग जिन वू इस समय पर कर क्या रहा है, जिस पर उनका जो एम्प्लॉय होता है उसको बताता है कि उसने जल्द ही में अभी जो मिडल हाईवे पर एक बहुत बड़ा गेट ओपन हुआ था उसको अकेले दम पर ही क्लियर कर दिया। वैसे बॉस क्या आप उससे मिलना चाहेंगे, क्या मैं उसको आपको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दूं? जिस पे उसका बॉस उसको कहता है अरे नहीं, इतनी ज्यादा बेवकूफी नहीं, इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैटर को फोन पर हैंडल करना ये सिर्फ एक बेवकूफी होगी। तो चलो उसके घर चल के उससे सामने बात करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि अपने गिल्ड में बैठा हुआ होता है। वो योजिन को बता रहा होता है कि मैंने अपने गिल्ड का नाम सोचा है अर्जिन गिल्ड, कैसा रहेगा? जिस पर योजिन उससे कहता है कि सर ये तो काफी बेहतरीन नाम लग रहा है, तो चलो हम लोग इसी नाम को अपने गिल्ड का ऑफिशियल नाम बना देते हैं। पर योजिन तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि यार इसका कुछ भी नाम रख भाई, कुछ भी नाम रख दो, लेकिन सोलो प्लेयर गिल्ड इसके अलावा कुछ भी नाम चलेगा। जिन्वो कहता है कि ठीक है, तो हम लोग इसी नाम को कंफर्म करते हैं और अब हमको एक लास्ट फाउंडिंग मेंबर को रिक्रूट करना होगा, है ना? इस पे यूजिन कहता है वैसे आपका कल मिस चाइन के साथ क्या हुआ, वो नहीं कर रही है हमको ज्वाइन? जिन्वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मिस चाइन हमारे गिल्ड के लिए फिट होंगी, और वैसे भी वो नहीं है जिनको मैं ढूंढ रहा था। यूजिन अपने मन में सोच रहा था क्या वो एक एस रैंक की हंटर है, वो यंग है और उनके पास ग्रेट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, वो दिखने में भी काफी बेहतरीन है। अब मिस चाइन से भी बेहतर कैंडिडेट कौन होगा? उसके बाद यूजिन जिन्वो से बोलता है कि सर वैसे आप किस प्रकार का इंसान ढूंढ रहे हैं, आपको एग्जैक्टली कैसा चाहिए मेरे को बताइए आप। जिन्वो उसको बताता है कि ऐसा कोई जिसके पास हंटर लाइसेंस हो, जिसको कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने का कोई भी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी वो भरोसेमंद हो। यूजिन कहता है कि मेरे दिमाग में कुछ लोगों का नाम तो आया, लेकिन यूजिन आगे कुछ बोल पाता तभी उनका गेट खटखटाता है कोई। जिन्वो बाहर जाता है देखने के लिए गेट पर कौन है। जिन्वो बोलता है कि कौन? जिन्हों अपने मन में सोचा था कहीं क्या फिर से मिस चाइन तो नहीं आ गई, लेकिन तभी वो बाहर देखता है तो असल में यहाँ पर जो नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर था वो अपने दोनों साथियों के साथ यहाँ पर आ गया था। वो तीनों के तीनों कुछ इस तरीके से दांत फाड़ते हुए एक काफी खतरनाक स्माइल देते हुए जिन्हों से बोलता है उसका जो गिल्ड मास्टर होता है कि हेलो, मैं पार्क नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर। पीछे खड़ा योजिन जिन्वू, ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं कि ये क्या करने के लिए आ गए यहाँ पर। जिसके बाद ये लोग अंदर आते हैं। वो लोग जिन्वू को एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि ये देखिए जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेट ओपन हुआ था और सभी लोग उस गेट को देख के काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि ये देखो ये कितना बड़ा है, आखिरकार ये पॉसिबल ही कैसे, आखिरकार ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, ये गेट तो काफी ज्यादा बड़ा है। गिल्ड मास्टर पार्क जिन्हों से कहता है कि वैसे गेट का जो रैंक होता है वो उसके साइज पर हमेशा डिपेंड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा गेट है उतना बड़ा ही उसका रैंक होगा। तो कोई भी जो गेट होता है उसमें से कितनी ज्यादा माना निकल रही है उसको डिटेक्ट करके ही पता लगाया जाता है कि आखिरकार उस गेट का रैंक क्या है। जिन्वो से कहता है तो क्या हंटर एसोसिएशन ने इसको एक एस रैंक का गेट का है? जिसमें वो कहता है कि नहीं, लेकिन ये इमिजरेबल है और ये बुसान सिटी का आज तक का सबसे बड़ा गेट है। इससे पहले बुसान सिटी में इससे बड़ा गेट आज तक अपेयर नहीं हुआ है। जिन्वो अपने मन में सोच रहा था बुसान, यहाँ पे तो जूही रहती है ना। जूही की एक बात याद आती है जब जूही ने उससे कहा था कि मेरे शहर में जब तुम आना तो मैं तुमको ट्रीट दूंगी। जिसके बाद गिल्ड मास्टर आगे जिन्वो से कहता है शायद आपने न्यूज ऑलरेडी देख ली होगी, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने हमको एंट्री परमिट देने के लिए मना कर दिया है। उनको लगता है कि ये जो रेड है वो काफी ज्यादा रिस्की हो सकती है, और जैसा कि हम लोगों के गिल्ड में यानी कि नाइट गिल्ड में कोई भी एक ऐसा रैंक का हंटर नहीं है, और इसीलिए उन्होंने हमको इस रेड पे जाने के लिए मना कर दिया है। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे जो स्ट्राइक स्क्वाड को ज्वाइन कर लेते हैं तो हंटर एसोसिएशन शायद हमको परमिशन दे दे। उसके पीछे खड़ा ए रैंक का हीलर जो पार्क होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं इनसे ऑटोग्राफ के लिए पूछ लूं। तो जिन्हों से ऑटोग्राफ के लिए पूछने की सोच रहा होता है। भाई होगा जिन्हों का फैन, लेना चाहता हुआ ऑटोग्राफ, लेकिन वो बस सिर्फ ये मन में सोच रहा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है। गिल्ड मास्टर आगे बोलता है वैसे मैं तुमको काफी बेहतरीन डील दूंगा। वैसे जब बड़ा जो गिल्ड होता है वो किसी डंजन को लेता है और उस पे रेड करके उसको क्लियर करता है तो एस रैंक के जो हंटर होते हैं उनको वैसे 10% मिलते हैं जो भी प्रॉफिट होता है, लेकिन हम तुमको 20% देंगे। जिस पे जिन्वू कहता है कि चलो ठीक है, इसको 50-50 करते हैं। ये बात सुनने के बाद वो लोग सभी हैरान होते हैं, कहते हैं क्या? जिस पे जिन्वू उनसे कहता है मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूंगा अगर तुम मेरे को
एक इंडिविजुअल हंटर ना मानकर एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो। तो यानी कि तुम ऐसा मत समझना कि मैं एक इंडिविजुअल हंटर तुम्हारे साथ टीम अप कर रहा हूँ। तुम ये सोचना कि पूरा एक गिल्ड ही है जो कि तुम्हारे साथ टीम अप कर रहा है। एक्चुअली में मेरा जो गिल्ड है और